तो भारत बंद से पहले 26 सितंबर यानी आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के बाद अब हिंद मजदूर किसान समिति की किसान महापंचायत यूपी के मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। यहां जीआईसी मैदान में सैकड़ों किसानों के जमा होने का अनुमान है। वहीं हरियाणा के पानीपत में भी किसानों का जन सैलाब उमड़ सकता है। दोनों ही जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हालांकि दोनों ही किसान पंचायतें अलग अलग संगठनों की हैं। पानीपत में किसान महापंचायत के लिए 26 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान सोनू मालपुरिया और मंडी प्रधान रमेश मलिक रिसालू को मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। महापंचायत में बीकेयू के यानी कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शिरकत करेंगे। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया है कि महापंचायत नई अनाज मंडी में होगी। पानीपत के साथ अन्य जिलों से हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरना जारी है। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध करनाल में किसान आंदोलन कर चुके हैं और वहीं हिंद मजदूर किसान समिति की किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में ही होगी। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह का कहना है कि महापंचायत में सिर्फ आसपास के जिलों के किसान हिस्सा लेंगे, लेकिन उनकी तादाद काफी होगी। महापंचायत की तैयारियां काफी तेज रफ्तार से चल रही हैं। उधर बीकेयू नेता राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि 26 सितंबर की महापंचायत सरकार के दम पर हो रही है। सरकार पंचायत के आयोजकों की मदद कर रही है। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह का कहना है कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में मंच से किसानों की समस्याओं को नहीं उठाया गया था, राजनीतिक बयानबाजी की गई थी। इस महापंचायत में किसान हित में कोई बात नहीं की गई थी और राजपाल सिंह का कहना है कि रविवार की महापंचायत में गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य वृद्धि, बिजली के बिल ये मुख्य विषय होंगे। तो सरकार पर किसान हित में कदम उठाने का दबाव बनाया जाएगा। तो कल भारत बंद से पहले किसान महापंचायत एक बार फिर हो रही है। 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से आज भारत बंद से पहले किसानों ने महापंचायत फिर से बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा के बाद अब हिंद मजदूर किसान समिति की किसान महापंचायत यूपी के मुजफ्फरनगर में होने जा रही है और यहां जीआईसी मैदान में सैकड़ों किसानों के जमा होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही हरियाणा के पानीपत में भी किसानों का जनसैलाब उमड़ सकता है। दोनों ही जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मुद्दे को आपको समझाते हैं, इसकी तस्वीर आपको बताते हैं। खास बातें 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, इससे पहले का जिक्र कर रहे हैं और भारत बंद से पहले किसानों ने महापंचायत बुलाई है। तो मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से किसानों की महापंचायत, वहीं पानीपत में भी हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। ये बड़ी बातें इस किसान महापंचायत की निकलकर सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में भी किसानों की भीड़ दिखेगी और एक बार फिर से किसान सरकार के से जो है वो गुहार लगाएंगे, अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। तो महापंचायत में किसानों के कई मुद्दे उठाने की बात कही जा रही है। ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अनाज मंडी ये महापंचायत का स्थान रहने वाला है। अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत होगी और किसान मोर्चा ने सोमवार यानी कल भारत बंद बुलाया हुआ है। उससे पहले ये किसान महापंचायत बेहद ही अहम हो जाती है। किसान नेता राकेश टिकैत भी, उनके भी शामिल होने की बात कही जा रही है। ये बड़ी बातें आज के इस विषय की और आज की जो महापंचायत है इसमें आगामी रणनीति भी तय होगी। तो इससे पहले 5 सितंबर को भी मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई थी। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी और उससे पहले भारत बंद जो कि बुलाया गया है कल सोमवार को, उससे पहले किसानों की एक बार फिर से महापंचायत हो रही है। तो बड़ी जानकारी, पानीपत में भी हजारों की संख्या में किसानों के जुटने की बात सामने आ रही है और इसी के साथ मुजफ्फरनगर में भी किसानों की भीड़ दिखेगी। खास बातें आज के इस महापंचायत की आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं।
तो महापंचायत में किसान अपने मुद्दे उठाएंगे। इसमें गन्ना मूल्य वृद्धि की बात हो गई, एमएसपी की बात हो गई, ऐसे तमाम मुद्दों पर किसान महापंचायत होने जा रही है। तो इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुस्कान न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। मुस्कान, एक बार फिर से भारत बंद से पहले किसानों ने फिर से महापंचायत का आयोजन क्या हुआ है, क्या कुछ तमाम ताजा जानकारी इस पर आपके पास? देखिए पवन, आयोजन एक बार फिर से महापंचायत का हो चला है और इसी आयोजन में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं रणनीति क्या कुछ पल के लिए रहेगी, किस तरह तैयारी की एक बार फिर से किसानों ने पहले ही कह दिया था कि जो पहले का भारत बंद है ये उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाएगा भारत बंद का इस बार जो ऐलान किया गया है। जी, तो किस तरीके की इसको लेकर तैयारियां हुई हैं और विशेष क्या रहने वाला है? जो मुजफ्फरनगर की 5 सितंबर को महापंचायत रही थी उससे उलट क्या यहां पर विशेष रहने वाला है? यही है कि खुद नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों मंच साझा करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर में और इसी के साथ पानीपत के हरियाणा के पानीपत में, माफ कीजिएगा, किसान महापंचायत आज होने जा रही है। और अहम बात यह है कि दोनों ये जो किसान महापंचायत है ये अलग अलग समितियों की तरफ से की जा रही है। अलग अलग समितियां किसान महापंचायत आज आयोजित कर रही है और इन दोनों ही महापंचायतों में जब ये शुरू होंगी, पानीपत वाली पंचायत शुरू हो चुकी है, मुजफ्फरनगर में 3 बजे ये पंचायत शुरू होगी, लेकिन अब इसमें देखना यह अहम होगा कि और ज्यादा क्या कुछ खास रहने वाला है। राकेश टिकैत एक बार फिर से मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर उनका होम टाउन है, वहां वो रहते हैं, लेकिन पिछली बार जब ये महापंचायत हुई थी उस समय भी राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अपने घर की तरफ देखा भी नहीं था। उन्होंने कहा था उस समय भी कि मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूं, लेकिन हमने साफ कह दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गलियारे से वहां से जो गए थे वो उन्होंने अपने घर की जमीन पर कदम तक नहीं रखा था उस समय राकेश टिकैत ने। इस तरीके की बातें भी सामने आई थी और तस्वीरें भी हमने देखी। इस बार फिर से मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत जा रहे हैं। अब ये देखना अहम होगा कि इस बार की महापंचायत में क्या कुछ राकेश टिकैत संबोधन देते हैं और किस तरीके से एक नया ऐलान किया जाता है। पिछली बार उनका जो ये ऐलान था ये काफी खास था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ना मैं अपने घर की तरफ देखूंगा, ना मैं अपने परिवार की तरफ देखूंगा और ना ही मेरे घर की धरती पर कदम रखूंगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि साफ तौर पर किसानों का यही नारा है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से पंजाब में भी लगातार सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है, किसानों पर इसका कितना असर पड़ता है या फिर किसान आंदोलन का इस तमाम सियासी उलटफेर पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि आगामी 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और 7 राज्यों में से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों का दबदबा लगातार बनता दिख रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, चाहे आप पंजाब की बात ले लीजिए, दोनों तरफ किसान लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर इस प्रदर्शन का कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। मुस्कान, एक बात इसमें और कही जा रही है, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि ये सरकार की मदद में ये महापंचायत हो रही है, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत का पहुंचना, पहले उनका सवाल उठाना, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए उनका बयान और ये जो तमाम आज ये हो रही है महापंचायत जो आज हो रही है, इसमें सीधे तौर पर इसका लिंक अगर निकाल कर देखा जाए तो साफ तौर पर किसानों को चाहिए कि सीधे तौर पर हम जो कानून है उसको खत्म कर दिया जाए सरकार द्वारा, लेकिन सरकार इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। देखिए पवन, इसमें अभी तक वार्ता का दौर भी शुरू नहीं किया है किसानों ने, और वार्ता का दौर शुरू नहीं है तो आखिर किस तरीके से किसान जो है वो सीधे तौर पर उनसे बातचीत करे ये उनको भी समझ नहीं आ रहा है। किसान चाहते हैं कि बिना शर्त के बात हो, कोई भी शर्त उनके सामने ना रखी जाए, लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर एक शर्त रख दी है कि अगर कानून तो वापस नहीं होंगे, अगर आपको बातचीत करके इसमें कुछ संशोधन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि किसान जो है वो लगातार इस तरीके से गतिविधियां करते नजर आ रहे हैं, जिसमें अभी 15 अगस्त में भी हमने देखा और तमाम पिछले 26 जनवरी को भी हमने देखा था। अभी ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की जो आगे पॉलिटिक्स है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती नजर आ रही है, क्योंकि किसान पूरे देश में एक सबसे अहम मुद्दा रहता है। और अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी तो सीधे तौर पर किसानों के हित के लिए सत्ता में आई थी। उसने साफ तौर पर कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो किसानों की बेहतरी करेंगे, उनकी आय बढ़ाएंगे, लेकिन अभी किसान जिस तरीके से सड़कों पर बैठे हैं वो साफ तौर पर बीजेपी की कारगुजारियों को दर्शाता है। मुस्कान, आज बीजेपी का आपने जिक्र किया, बीजेपी भी किसान, अब उनका जो मोर्चा है उसकी बैठक एक तरफ चल रही है, लखनऊ में भी बैठक की जा रही, तमाम जगहों पर इस किसानों से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं। उस बीच इन महापंचायतों का होना और कल भारत बंद है,
बताया ये भी जा रहा है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले एमएसपी की गारंटी के कानून से संबंधित ऐसा कोई बड़ा कदम केंद्र सरकार उठा सकती है जिससे किसानों को साधा जा सके। लेकिन ये देखना ही तो अहम है ना पवन कि आखिर क्या वो कदम होगा सरकार का जिससे किसानों को साधा जाए, क्योंकि सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों में खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ सकता है, फिर चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, खामियाजा तो किसानों का भुगतना पड़ेगा। किसान हमारे देश में जितने हैं उतने और कोई समुदाय या फिर यूं कह ले कि कोई वर्ग ज्यादा नहीं है। किसान सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं पूरे भारत में, और अगर किसान ही आपसे नाराज चल रहे हैं तो आखिर कैसे आप अपनी सत्ता में एक बार फिर से काबिज होंगे, यही देखना अहम होगा। और अगर सरकार एमएसपी पर कोई भी ऐलान करती है तो भी कहीं ना कहीं कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि किसानों का मन मोहना इतना आसान नहीं है। आप हर बार किसानों को उनसे अलग अलग वादे कर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सत्ता में रहकर उनसे किसी भी तरीके से वाद विवाद नहीं करते हैं, ना कोई बातचीत होती है। लेकिन अब सबसे अहम ये है कि आखिर क्या किसानों को साधना जाएगा, बीजेपी द्वारा साधा जाएगा, कोशिश लगातार की जाएगी, लेकिन किसानों का अब क्या कुछ इस पर रुख रहने वाला है ये देखना अहम होगा, क्योंकि किसान इतने जल्दी इस बार नहीं मानने वाले हैं, ये तो साफ है। पिछले 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से ज्यादा समय से अगर किसान सड़कों पर है, और उसके बाद भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके द्वारा अलग अलग बयान आते हैं। कभी आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है, कभी उन्हें खालिस्तानी कहा जा सकता है, कभी उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। ये जो तमाम चीजें हैं, इसमें अब किसानों का क्या रुख होगा अगर विधानसभा चुनावों में बीजेपी साधने का प्रयास करती है तो। और मात्र विधानसभा चुनाव नहीं, आगे लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाले हैं। इन तमाम चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो किस तरीके से किसानों को साधा जाएगा, ये सबसे अहम है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुस्कान इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी मुस्कान बता रही थी किस तरीके से इस महापंचायत के मायने हो सकते हैं। किसान लगातार आक्रोशित हैं और उनके द्वारा आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। जिस लिहाज से चुनाव होने वाले हैं, आगामी वर्ष की शुरुआत में ही 5 राज्यों में मुख्य रूप से चुनाव हैं और 5 जगह पर किसानों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहने वाला है। किसान नेता राकेश टिकैत जिस तरीके से बंगाल और असम के चुनाव के दौरान उन्होंने वहां पर पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, उससे बंगाल की सत्ता का तो यही कहा जा रहा है चुनावी पंडितों के द्वारा, किसान आंदोलन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव वहां पर पड़ा और बीजेपी को वहां पर सत्ता आने से रोक दिया गया। इसी को लेकर अब यूपी में भी कवायद की जा रही है, उत्तराखंड में भी कवायद की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत बार बार दोनों ही राज्यों का दौरा कर रहे हैं और दौरा करके वहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन भारत बंद से पहले की ये दोनों ही महापंचायत, हरियाणा के पानीपत और यूपी के मुजफ्फरनगर की, ये बेहद ही अहम हो जाती हैं। हालांकि किसान संगठनों के बीच भी फूट देखी जा रही है। तमाम किसान संगठन हैं, उनमें अलग अलग तरीके से भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन भानुगुट वो लगातार राकेश टिकैत के ऊपर हमलावर देखे जाते हैं। और इसी के साथ आज जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है, हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले ये महापंचायत है और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर एक आरोप लगाया है कि ये महापंचायत 26 सितंबर की महापंचायत सरकार के दम पर हो रही है, सरकार पंचायत के आयोजकों की मदद कर रही है। बड़ा बयान किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से दिया गया। और उधर बार पलटवार का दौर भी जारी है। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजपाल सिंह, उनका कहना है कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, वहां पर मंच से किसानों की समस्याएं ही नहीं उठाई गई, बल्कि इसकी जगह पर राजनीतिक बयानबाजी की गई थी। तो दोनों ही बयानों को अगर समझा जाए तो किसानों के बीच भी कई धड़े बन चुके हैं और वो धड़े जो है कहीं ना कहीं आंदोलन की धार को कुंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर सरकार का रुख भी वो उसमें कहीं पर भी लचीलापन देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार अपने मुद्दे पर कायम है, अपने रुख पर कायम है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, बल्कि इसमें संशोधन का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन किसानों की तरफ से बार बार जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसकी व्यापक स्तर पर पहुंच है और व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को लीड किया जा रहा है, वो सबसे पहले इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ किसान नेता शिव सिंह जी, धैर्यवर्धन जी नेता बीजेपी, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर, और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। शिव सिंह जी, आज की जब आपने भारत बंद कल बुलाया हुआ है, उससे पहले की ये महापंचायत, इसका कुछ समझ नहीं आया कि आपका क्या रुख रहने वाला है। किसान नेता जो आपके अगुवा बने हुए हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी, वो कह रहे हैं कि ये सरकार की मदद से हो रहा है। देखिए आदरणीय पवन पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो किसान पंचायतें हमारी देश में लगातार चल रही हैं जी, तो जिस तरह से देश में किसान आंदोलित है, श्रम कानूनों जो सरकार ने श्रम कानून लाई, श्रम कानूनों से देश का मजदूर पीड़ित है, बेरोजगार पीड़ित है, उनके रोजगार बंद हो गए, मंडियां बंद हो गई, रोटी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए लगातार देश में किसान महापंचायतों की मांग बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जितनी किसान महापंचायतें हुई हैं, मुजफ्फरनगर के अलावा सारी किसान पंचायतों में 50,000 से अधिक की भीड़ किसानों की हुई है। तो ये देश पूरी तरह से मोदी हुकूमत से आजादी चाहता है। ये आजादी का आंदोलन है, और यदि सरकार हमारी रोटी बंद करेगी, हमारा रोजगार बंद करेगी और हमारी यह मंडी बंद करेगी, तो ये देश का किसान, देश का आवाम, देश को जगाने, देश बंद करने का काम करेगा। तो ये लगातार किसान महापंचायतें, कोई राजनीति नहीं हो रही है, लगातार किसानों की मांग बढ़ती जा रही है, और जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं देश का, उनकी मांग बढ़ती जा रही है। हर जिले में तमाम आ रहे हैं, निवेदन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी किसान महापंचायत होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के, इस जुल्मी सरकार के खिलाफ देश में वातावरण पैदा हो चुका, इसलिए मांग बढ़ रही है। और जो हमारा बंद का कार्यक्रम है, उसकी व्यापक तैयारी देश के अंदर हो चुकी है। सारे संगठनों ने, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे श्रमिक संगठन हो, चाहे समाजसेवी संगठन हो, चाहे जन संगठन हो, महिला संगठन हो, युवा बेरोजगार संगठन हो, सारे संगठन इस महाबंद की तैयारी में लग चुके हैं। और बेहद बंद हमारा कल होगा, और वो बंद हमारा सफल होगा। ये आजादी का बंद है, आजादी दे मोदी सरकार से देश को आजाद कराने के लिए बंद है जी। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। फर्स्ट राउंड में सभी से रिएक्शंस ले लेते हैं। पहले धैर्यवर्धन जी, आपका रुख करते हैं। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है एक बार फिर से भारत बंद, और उससे पहले ये महापंचायत, लेकिन आज की जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत है, राकेश टिकैत ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया कि ये सरकार की मदद से हो रहा है। क्या कहना है आपका धैर्यवर्धन जी? भगवान राम का समय था, तब भी लोग हुआ करते थे, उनकी अपनी नीति थी, उनको कुशल नीति से, जन कल्याणकारी नीतियों से कोई वास्ता नहीं था। माफ कीजिए, आज भी तमाम परिवारों में, रिश्तेदारियों में एक दो लोग ऐसे होते हैं कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर उनका मुंह जरूर फूल जाता है। वैसे ये किसान आंदोलन के नेता हैं, पूरे देश की धारणा इनके बारे में यही बन चुकी है कि सरकार चाहे कलेजा निकाल करके किसानों को रख दे, किसानों के हित में एक से बड़े एक रिफॉर्म करे, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी निर्णय करे, पर इनको तो अपनी दुकान चलानी है, इनको किसानों से कोई वास्ता भी नहीं है। ये उन 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के प्रतिनिधि है भी नहीं, इनको नकार दिया है। और इसलिए ये जनाधार विहीन लोग ये केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताकत ऐसी मिल रही है कि देश में विप्लव पैदा करो, देश में असंतोष उत्पन्न करके रखो, देश में विरोधाभास पैदा करके रखो, देश की जनता को भरगलाओ। तो ये जहां से भी इनको फंडिंग हो रही है, जहां से भी इनको ऊर्जा मिल रही है, ये उसका पालन कर रहे हैं। और देश के करोड़ों करोड़ों किसान इनको तमाशबीन की तरह देख रहे हैं। आप कल्पना करिए, इस देश में अगर किसान आंदोलन के नाम पर ये लोग सही बात की मांग कर रहे होते, तो क्या
करोड़ों किसान इनके पीछे नहीं खड़े होते? किस सांसद की हिम्मत थी, किस नेता की हिम्मत थी कि वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाता? क्योंकि उन्हीं किसानों के, उन्हीं अन्य देवताओं के वोट से वो सांसद चुन करके पहुंचते हैं। केवल बीजेपी के सांसदों की बात नहीं कर रहा मैं, देश के हर दल की बात कर रहा हूं। पर वे भी जानते हैं कि ये सब लोग अपनी अपनी ढकली और अपना अपना राग उस तर्ज पर काम कर रहे हैं। किसानों से इनका कोई संबंध नहीं है, किसानों के हित से कोई संबंध नहीं है। आम किसान ये मान रहा है कि मोदी सरकार बढ़ चढ़ करके हमारे हित में निर्णय करती आई है, चाहे मूल्य वृद्धि की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, और आगे भी चल करके जो भी निर्णय किसानों के हित में किया जा सकता है वो सरकार करेगी। और ये जिनकी कठपुतली बने हैं वो बताएं, क्या उन्होंने किसान सम्मान निधि देने का सपना भी देश में देखा था? तब इन्होंने क्यों धरने नहीं दिए? तब इन्होंने क्यों इस प्रकार की डिमांड नहीं की? अब ये चाहते हैं कि चुनाव में इनको कोई लाभ मिल जाए। ये दूसरों के टूल बन गए, ये दूसरों के हथियार बनकर काम कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं और करोड़ों किसान भी इनकी निंदा करने पर उतारू हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, लौटता हूं आपके पास। आपने एक बड़ी बात कही कि ये जनाधार विहीन लोग, आपकी पार्टी तो अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय में मतलब आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति, और जो आखिरी व्यक्ति होता है उसका कोई जनाधार नहीं होता। तो जिस व्यक्ति का जनाधार नहीं, उसकी कोई क्या संवेदनाएं नहीं होती, या वो अगर कोई बात कहने का अधिकार इस लोकतंत्र में नहीं रखता? इसका जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले कुंवर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा, मुझे जानकारी दी गई है कि देरी से जुड़ पाए, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी। कुंवर सिंह जी, ये बताया जा रहा है साफ तौर पर कि ये विपक्ष के इशारे पर हो रहा है, और विपक्ष में अगर केंद्रीय राजनीति में देखा जाए तो आप ही हैं। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथी कह रहे थे, मैंने सुना है कि विपक्ष के इशारे पर हो रहा था जी। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उस पे कौन था, जरा ये बता दें। दूसरी बात, जिस दिन से किसान आंदोलन हुआ है दिल्ली के अंदर, ये तमाम हल्ला कर रहे हैं, कभी उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली और पता नहीं क्या क्या नामों से ये कह रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कृषि के आप तीनों कानून लेकर आए हैं, किस किसान संगठन से आपने राय ली या कितने किसानों की आपने मीटिंग की? अभी आपने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के लिए आडंबर किया और आपने कहा कुछ प्रदेश विरोध कर रहे हैं। यदि आपके मन में चोर नहीं है तो आप कोरोना महामारी में कृषि बिल लाते हैं, लेबर कानून लाते हैं, शिक्षा कानून लाते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में ले आइए, करने दीजिए एक दो स्टेटों का विरोध। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे थे, मैं इन्हीं को बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था मुझे 90 संगठनों ने समर्थन दिया, लेकिन उन 90 के 90 संगठनों का पंजीयन किसान आंदोलन शुरू होने के बाद हुआ है। और भाई साहब कह रहे थे कि करोड़ों लोग इनके साथ होते। आप में इतना हिम्मत है तो कृषि बिल के नाम पर वोट मांग लो। एक बार भी मुंह खुला हो 5 राज्यों में कि हमने किसान कानून बनाए हैं, देश के किसान साथियों हमको वोट दीजिए, तो वोट आप किस पर मांगने जाते हो? और ये कह रहे थे किसी की कठपुतली है। अरे आपने देश को शर्मसार कर दिया। अमेरिका गए हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, और उसी जो बाइडेन ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनको प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डा लेने आते थे, व्हाइट हाउस के बाहर तक नहीं छोड़ा। वहां आदमी कम थे, खरीदे हुए थे, इन्हीं के तथाकथित पत्रकारों ने दिखाया है। तो आपने तो शर्मसार कर दिया, और आप कहते हो किसके इशारे पर हो रहा? आप बैठे हो पूंजीपतियों के गोद पर, इसलिए अमेरिका में महात्मा गांधी का डंका बज रहा है। और कमला हैरिस ने कहा, पवन जी सुन लीजिए, कमला हैरिस ने कहा भारत में लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पता लग गया कि ये नरेंद्र मोदी अडानी, अब्बानी और पूंजीपतियों की गोद पर बैठे हैं। और इनको याद दिला दूं, ये नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, और इनके गृह मंत्री महात्मा गांधी को चतुर्बनिया कहते हैं। आज उसी अमेरिका ने इनके गाल पर करारा तमाचा मारा है और कहा है कि अमेरिका भी गांधीवादी देशों में एक है।
गांधी ठीक के है। विचारधारा पर चलता। तो ये जवाब में जो गोडसे की पूजा करते हैं। ठीक है कुंवर सिंह जी, आपने कई चीजें बताई, लेकिन एक चीज से मैं आपकी सहमत नहीं हूं। अगर भारत से बाहर हमारा कोई भी नेता जाता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो, और चाहे वो सत्ता पक्ष से जाए, वो वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वहां पर भारत को रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, वहां पर वो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो अगर वहां पर आपके जैसा आप कह रहे हैं वैसा भी हुआ है, तो उसमें बीजेपी की नहीं बल्कि पूरे देश के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि कम से कम विदेश नीति के मामले पर हम लोगों को एक रहना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आप लोगों की अलग अलग हो सकती है। पवन जी, खैर जी, मैं आता हूं आपके पवन पास। जी मेरी बात सुनिए जी, ये अगर भारत के प्रधानमंत्री बन के जाते तो नमस्ते ट्रंप करने नहीं जाते। किसी व्यक्तिगत आदमी का आप प्रचार करने गए थे विदेश में, क्या आपने विपक्षी दलों से पूछा था? क्या आपने विपक्षी दलों की राय ली थी? अकेले नमस्ते ट्रंप करने गए तब आप कौन से प्रधानमंत्री बन के गए थे? बीजेपी के या भारत के प्रधानमंत्री बन के गए थे? यह भी बता दीजिए। ठीक है कुंवर सिंह जी, आप जवाब लेंगे धैर्यवर्धन जी से, लेकिन उनका अभी ऑडियो में कुछ दिक्कत है, हम दोबारा उनको कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन शिव सिंह जी, बीजेपी कह रही थी कि 2022 से पहले किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, ऐसी भी बातें कही गई थी। हो गई क्या दोगुनी? देखिए, अभी तो विगत दिवस भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इंदौर प्रवास पर आए थे, तो उन्होंने भी यही बात दोहराया था कि सन 2014 के बाद देश में नहीं, 2022 में तो समय बहुत कम रह गया ना, चुनावों का वक्त आ गया। दोगुनी छोड़िए, कम से कम पौने दोगुनी तक तो हो गई होगी ना आपकी। अरे साहब कहाँ है, अभी तो धैर्यवर्धन जी जब स्टूडियो में आपके प्रवेश किए हैं तो आपने तैयारी किया है कि हम सरकार की तरफ से हमें क्या पक्ष रखना है। तो इसी तरह का शिगुफा ये फेंकेंगे कि किसान की आय दोगुनी हो गई, किसान माला माल हो गया, किसान प्रसन्न मुद्रा में है। इस तरह की बयानबाजी जो है इनका तो जैसी गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं वैसा ये बोलते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये इतिहास लिखा जाएगा। आज देश में 65% जो है लोग खेती करते हैं और उस अन्न को उगा करके देश दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं, और उसमें 80% आबादी जुड़ी हुई है। 65% खेती होती है उसमें 80% आबादी जुड़ी हुई है, और उस पूरी आबादी को इन कानूनों से खतरा है। सरकार से बार बार निवेदन किया जा रहा है, 650 से अधिक किसान जो है शहादत दे चुके हैं, लेकिन ये सरकार जागने का काम नहीं कर रही। जब अमेरिका दौरे पर इससे पहले ये कानून लाने से पहले क्या किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे? मतलब तब सब कुछ ठीक ठाक था। इन कानूनों पे आने से पहले, हालांकि अभी भी ये किसान कानून जो आए हुए हैं, कृषि कानून आए हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अभी तक लागू नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कानून आने से पहले क्या किसान सब कुछ एकदम खुशहाल था? देखिए, किसान पहले भी आत्महत्या किया है, लेकिन जो आंकड़ा मोदी गवर्नमेंट में बढ़ा है देश में आत्महत्या का, वो सबसे अधिक है। अभी मध्य प्रदेश पहले में भी 2 दिवस पहले यानी कि पहले भी परेशान था किसान, और जब कोई परेशानी में है, आपने देखा होगा एक बड़ा सुधार तब हुआ था जब मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू की गई थी। आरक्षण को लेकर जब हुआ था उस समय भी लोगों ने खूब आत्मदाह किया था और बहुत बड़े स्तर पे मौतें हुई थी। उस वक्त लोगों ने उस समय उनको शहीद कहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें आके समाज में एडजस्ट हो गई। अब मंडल कमीशन को लेकर उतना हो हल्ला नहीं होता। ऐसे ही कुछ ये बड़े क्रांतिकारी कानून लागू किए गए हैं। मैं लगभग मैं अपनी वैचारिक दृष्टि से देखूं तो इन दोनों को उतना ही क्रांतिकारी मान रहा हूं जितना मंडल कमीशन वाले कानून आयोग के जो रिपोर्ट लागू की गई थी वीपी सिंह की सरकार में। तो अगर ये बात कही जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, या ये बात कही जा रही है इसको लेकर कि हम 2022 तक दोगुना करेंगे और उसी को लेकर ये लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा तो लचीलापन दिखाया जाना चाहिए। आप एमएसपी की गारंटी के कानून की बात कर रहे हैं, आप उसको लेकर आपने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। आप सीधे आप लोग और आपके तमाम नेता यही कहते हैं कि रिपील कर लीजिए, वापस ले लीजिए। सर देख लीजिए, कुछ तो अच्छा होगा ना उसमें। देखिए, सरकार कोई भी बात तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी
कृषि मंत्री कह रहे थे कि 11 दौर की बात हुई है, लेकिन किसानों की तरफ से जितने प्रस्ताव आए हैं वो हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं। सर आप लोगों की तो पहली मांग यही है कि पहले ये कानून वापस लो, उसके बाद बात करेंगे। तमाम बाइट्स 1 साल हो गया कवर करते करते करीब, हम तो यही सुन रहे हैं। तो जो कानून आपने देश के अंदर अंधेरे में बनाया, संसद में बहस नहीं कराई, मत विभाजन नहीं कराया, उस कानून को देश कैसे स्वीकार करेगा? ये संसद में तो पूर्ण बहुमत से पास, के नाम से संसद में तो ये बहुमत से पास हुआ ना। अगर संसद की आप बात करेंगे तो संसद से तो बहुमत से पास होकर आया है। संसदीय इसकी कार्यप्रणाली पर तो सवाल नहीं उठाए जा सकते। आप ये कह सकते हैं कि आपके अनुरूप, आपकी मंशा के अनुरूप ना हो, लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका तो पालन हुआ। देखिए, संसद में बहुमत परीक्षण नहीं कराया गया, बहस नहीं कराई गई और किसानों से बात नहीं की गई। हाँ, किसानों से बात नहीं की गई, ये मान सकते हैं आपके, लेकिन वोटिंग के आधार पर ही ये कानून आया। खैर, आते हैं आपके पास, वापस आते हैं। देवेंद्र शर्मा जी, बड़े आरोप लगाए किसान नेता ने भी और कुंवर सिंह की तरफ से भी। उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन का भी जिक्र किया। कोई भी आंदोलन होता है, कुछ न कुछ पॉलिटिकल बैकिंग होती ही है। तो क्या क्यों दिक्कत हो रही है? 2022 तक की आप बात कर रहे थे कि हम दोगुनी कर देंगे। 2022 चंद कदम की दूरी पर है। मैंने भी पूछा शिव सिंह जी से, कम से कम पौने दोगुनी तो हो गई होगी, वो तारे नहीं हो पाई है। नहीं करूंगा क्योंकि हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता मित्र ने तो 2-3-4 विषय एक साथ पटक दिए। मैं पर जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस समय देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। इस सब के बावजूद भी सरकार लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है। इस वर्ष भी समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की गई है, जिससे किसानों में चौतरफा हर्ष व्याप्त है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है जनता जनार्दन। मैं फिर बारंबार कह रहा हूं, यदि इनके मुद्दे सही होते, इनकी बातें सही होती, तो करोड़ों करोड़ों लोग इनके साथ खड़े होते और किसी भी सरकार की सांसें फूल जाती हैं जब करोड़ों लोग किसी बात पर अड़िग रहते हैं या किसी बात का समर्थन करते हैं। ये लोकतंत्र में सब लोग नापतोल करते हैं। क्या सरकार ये नहीं जानती है? क्या हम किसानों के नजदीक नहीं है? क्या हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, अन्य नेता लोग किसानों से बातचीत नहीं करते हैं? क्या किसान हमारी पार्टी में पदाधिकारी नहीं है या निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है? तो फिर धैर्यवर्धन जी, इसमें क्या दिक्कत है? आप तमाम उपलब्धियों को लेकर जब बात करते हैं, कहते हैं कि हमें इस मुद्दे पर वोट दीजिए, हमें इस मुद्दे पर वोट दीजिए, तमाम आप अपनी योजनाएं गिनाते हैं। कृषि कानूनों के आधार पर वोट क्यों नहीं मांग रहे कि हम कृषि कानून लेकर आए और हमें इसके आधार पर हमें किसान वोट दें? पवन पांडे साहब, ये आरोप निराधार है। हम मांगते हैं जो भैया उसको थोड़ा सा खड़ा करके फिर लेटा हो या फिर पार्टी के जो दैनिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम चौपाल पर जाते हैं, किसानों के बीच, गांव में, गलियारे में जाते हैं, वहां जाकर के ये बात करते हैं कि चाहे किसान सम्मान निधि की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे किसानों के लिए समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे किसान कानून के नाम पर जो 2-2 दरवाजे खोल दिए गए हैं कि आप चाहें तो कृषि उपज मंडी में जाकर के अपनी फसल को, उपज को बेचें या फिर किसी साहूकार को या किसी सेठ को जाकर के फसल बेच दें। तमाम सारी बाधाओं को समाप्त किया गया है। तो एमएसपी में क्या दिक्कत है? फिर एक बाधा और दिक्कत है, ये खत्म कर दीजिए। एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आपकी ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि आप उस समय किसानों को साधने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून भी बना सकते हैं। ये भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। देखिए, किसान अन्य देवता है, उससे साधने की बात नहीं है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, उनके परिवारों में खुशहाली हो, ये सदैव से हमारी प्राथमिकता रही है और हर राजनीतिक दल को ये सब सोचना भी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने वाले इन किसान को, अन्य देवता को, भगवान को कौन नाराज करना चाहेगा? उनके हित में जो भी निर्णय अच्छे हो सकते हैं मोदी सरकार करेगी। ये केवल मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, देश के करोड़ों लोगों को भरोसा है, पर भरोसा केवल इनको नहीं है जो झंडा डंडा लेकर के रोड जाम किए बैठे हैं, जो लाखों लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपनी हैकड़ी का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लोकतंत्र में थोड़ा बहुत तो लचीलापन होना चाहिए। आप अपनी मांग रखिए। आप सीधे सीधे किसान कृषि मंत्री जी का, भारत सरकार का एक प्रकार से कोई महत्व नहीं समझ रहे। वो लगातार आपको आमंत्रित करते हैं, आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते। और चलिए जी, सरकार का अलग विषय हो गया। 11 बार बैठे सुप्रीम कोर्ट ने, धैर्यवर्धन जी 11 बार बैठे हैं किसान, और पता नहीं आपको कितनी बार बैठाना है। और सिर्फ बैठाना ही है, सिर्फ चर्चा ही करनी है क्या? उसके ऊपर
कोई आप समाधान भी लेकर आएंगे, ये भी बड़ी बात हो जाती है। आए सिर्फ आप बात करते रहें और बात करने के बाद उस बात का कोई मतलब ना निकले, कोई नतीजा ना निकले, तो ऐसी चर्चा का भी क्या फायदा धैर्यवर्धन जी? ये तो सिर्फ वक्त जाया करना हुआ। कैसे जगह हम ये झंडा लेकर के जो बैठे हैं किसान नेता, ये सुनने तैयार नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं करते। नहीं तो आपको एमएसपी के गारंटी के कानून रोकने से ये किसान झंडे वाले रोक रहे हैं क्या? ऐसे थोड़ी चलेगा। धैर्यवर्धन शर्मा जी, एमएसपी के गारंटी का कानून आपको बनाने के लिए ये झंडे वाले किसान रोक रहे हैं क्या? आप मेरी बात समझिए जी। देश के हित में, देश की परिस्थितियों के अनुरूप, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो सकारात्मक निर्णय सरकार ले सकती है, लिए हैं, आगे भी लेगी, हमेशा लेगी। और मैंने बताया ना कि हमें जनता की अदालत में जाना है, बार बार जाना है। हम क्यों नेता को नाराज करेंगे? हम क्यों किसान की बददुआ लेंगे? क्यों हम इतने परिवारों से नाराजगी मोल लेंगे? ये क्या हमको समझ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझ नहीं है? ये सीधे सीधे समझने की बात है और ये भी जानते हैं, पर इनको तो मैंने बताया ना, कोई और प्रयोजन है इनका, कोई और उद्देश्य है, ये किसी और के टूल बन करके काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये समझेंगे। और किससे बड़ा लगाव है आपका धैर्यवर्धन जी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कुंवर सिंह जी, टूल किट में तो आपका ही नाम आ जाता है। बहुत बढ़िया सवाल किया पवन जी। अभी भाई मेरे कह रहे थे हेकड़ी है किसानों की, मैं इनसे जरा पूछना चाहता हूं कि यदि आप में हेकड़ी नहीं तो जिस दिन से किसान का बैठा है विरोध में तो 3 बार सदन चल चुका, आप एमएसपी की लिखित और संवैधानिक गारंटी दे दीजिए, वो नहीं करेंगे। आपकी लेकिन ये तो आपने भी नहीं किया ना, ये मांग तो बहुत पहले से आ रही है। ये मांग कोई ऐसा थोड़ी ना है कि 2014 से आई हो कुंवर सिंह जी, ये मांग तो पहले से है ना। किसान आप भी किसी खेत से समय जुड़े हुए हैं कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप किसी समय खेत से जुड़े हुए हैं, आपके आजू बाजू और भी अगल बगल किसान होंगे, उनसे पूछिएगा कि क्या वो नहीं चाहते कि जो वो उपजाते हैं कम से कम उनको पता हो कि इस हमने जो चीज उपजाई है इसका मिनिमम कीमत ये रहेगी। पवन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना? इसीलिए बुलाया है। पहली बात इन्होंने कहा कि इनके पीछे जो है, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप लोकपाल पे आए थे सरकार पे, 7 साल में आपने लोकपाल पर कितनी बैठकें की? दूसरा, किसानों पर इनने कहा आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए, किसी ने हाथ पकड़ा है क्या? 11-12 दौर की बातचीत हुई है। चौथे दौर पर किसानों से इनने पूछा, नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्रिमंडल ने, कि आप बता दीजिए हमारे कानून में काला क्या है। 5वें दौर की बैठक में किसानों ने 1.5 घंटे में बताया कि आपके कानून में ये काला, मैं भी बिंदुवार बता सकता हूँ। फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी से किसानों ने कहा कि आपके इस कानून में सफेद क्या है वो बता दीजिए। नरेंद्र सिंह, लिखित में है ये, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा हम 40 लोगों को नहीं बता सकते, आप 4-5 लोगों की कमेटी बनाइए। आप 4 लोगों को बताना चाहते हैं, 40 लोगों से डर रहे हैं। आप कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं। भाई हमारे कह रहे थे किसान सम्मान निधि, आपने जिस दिन किसान सम्मान निधि शुरू की थी उस दिन 9 करोड़ था, और किसान सम्मान निधि कानूनी गारंटी नहीं है, कोई संवैधानिक आपने नियम नहीं बनाया है। गैस सब्सिडी की तरह आप हाथ खड़ा कर देंगे, 15 लाख जुमले की तरह कह देंगे वो तो खत्म हो गई। यदि आप देना चाहते, दूसरी बात, बोनस हमारा मिलता था प्रति कुंटल, आप बोनस दे दीजिए, हम आपकी सम्मान निधि नहीं चाहिए, प्रति कुंटल बोनस दे दीजिए। आपने 50 कुंटल की खाद को 45 किलो कर दिया। आपने कृषि यंत्र जो थे उस पर 28% जीएसटी थोक दिया, जबकि 70 सालों में कोई भी सरकारें किसानों पर जीएसटी नहीं लगाती थी। अरे आप बात करेंगे, लैट्रिन जाने पे 5 रुपया लगता था, 1 रुपया उस पर जीएसटी ठोक दिया, अब तो हगने पर टैक्स लगा रहे हो आप। और दूसरी बात सुन लीजिए, अभी ये कह रहे थे जो कि कोई प्रायोजित है, अगर प्रायोजित नहीं होता अन्ना हजारे और रामदेव का आंदोलन, तो जिस दिन रामदेव गिरफ्तार हुए थे तो राजघाट पर ठुमका कौन सी पार्टी लगा रही थी, ये हमारे साथी बता दे। आप कह रहे थे किसानों का हम नाराज क्यों करेंगे, और आपने पवन जी कहा किसान हत्या नहीं कर रहे थे पहले क्या। मैं एक बात कह दूं, किसान बिल आने के बाद
आने वाली पुस्तों को देखकर किसान आंदोलन पर है। अपने आने वाली पुस्तों को गुलाम नहीं बनाना चाहता है किसान। और ये इन्होंने कहा था हम एमएसपी की संवैधानिक गारंटी देंगे, हम आय दोगुनी करेंगे। और इनसे पूछिए कि ये जो अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था हम रेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, देश बेचेंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम नोटबंदी लाएंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था साइन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये शुरू में कहे थे वाड्रा को जेल भेजेंगे, क्यों नहीं भेज रहे हो? हिम्मत नहीं है ठीक है, क्या? जवाब लेते हैं कुलदीप और सिंह जी। एक बात, तमाम बड़े आरोप पवन आपने जी, लगाए। एक सवाल। हरवर्धन जी, पवन जी एक सवाल और जी कंप्लीट कीजिए, पवन कंप्लीट कीजिए 10 जी, सेकंड में। विनोद राय सीएजी थे, उन्होंने 1,76,000 करोड़ का 2G स्कैम बताया था दुनिया को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्कैम को होने से इनकार कर दिया। तो आपने विनोद राय को क्या नोटिस भेजी? आपने उसको बैंकिंग प्रणाली का सीईओ या कोई सदस्य बना दिया है। मतलब जो आपका साथ देगा, जो आपको सरकार बनाने में साथ देगा, उसको आप सरकार का हिस्सा बनाते हो। क्यों आपने जब इतना 2G के स्कैम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो आपने विनोद राय को नोटिस दिया क्या? ठीक है, हरवर्धन शर्मा जी, तमाम आरोप उन्होंने लगाए, जवाब दीजिए। इस पूरी डिबेट में हमारे मित्र नायक की तरह बहुत ही सकारात्मक ढंग से बात कर रहे थे दोनों लोग, पर इस डिबेट में खलनायक नहीं था। तो इनके श्रीमुख से रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री इन्होंने खुद ही करा दी, तो समझ में आ गया कि वो कैसे जमीनों के कारोबार करके इतनी जल्दी पैसे वाले बन गए। उस पर मैं नहीं जाना चाहता। और जिन रामदेव बाबा का आप उल्लेख करते हैं, जिन अन्ना हजारे की बात आप करते हैं, ठीक है, कुमार जी जवाब ले लीजिए, जवाब सुन दौड़ा लीजिए। कर कैसे मारा पीटा है आपने, बाबा रामदेव के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया आपने, वह पूरा देश जानता है। अन्ना हजारे की बात आप करने लगते हैं। अन्ना हजारे के साथ लाखों करोड़ों लोगों की सहानुभूति थी, इसलिए वह जन आंदोलन बना। देखिए, आंदोलन जन आंदोलन तभी बनता है जब आम जन की भागीदारी हो, आम जन की सहमति हो। सच मानिए, इस किसान आंदोलन में मैं कभी किसानों के बारे में खराब नहीं बोलता, मेरे शब्दों को 2-3 बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जो झंडा लगा करके रोड जाम करके बैठे, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, मैं उन किसान नेताओं की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी हद पार कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहे हैं, वो देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कानून से, प्रशासन से कोई चूक हो जाए। इसलिए मुझे नाराजगी है। मैं आपके आंदोलन करने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। आप करिए, जरूर करिए, आप अच्छी मांगे उठाइए, किसानों के हित में काम करिए। पर मैं विशेषकर कांग्रेस के प्रतिनिधि से, हमारे मित्र से पूछना चाहता हूं कि यदि मोदी सरकार कोई कानून लेकर के आई है तो पीढ़ियां गुलाम कैसे हो जाएंगी? क्या आपने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया कि कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी इस देश में? इसका तात्पर्य तो यही निकल रहा है कि जो मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार करेगी, आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम ही काम करते रहेंगे। तो आपने इतने बड़े चैनल पर ये सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। मैं आपको और आपकी पार्टी को प्रणाम करना चाहता हूं। अरे भैया, ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, कुछ सुधार हम करेंगे। कल कभी आप सरकार में आ जाएंगे, आपको लगे कुछ और सुधार होने चाहिए किसानों के हित में, देशवासियों के हित में, आप भी वह करेंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर मुझे लग रहा है कि आरोपों की झड़ी लगाने में आप तमाम सारी चीजें भूल गए कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ठीक है, शिव सिंह जी, आपका टेक। जी बताएं। हाँ शिव सिंह जी, आपका क्या कहना है? ये जो तमाम बातें कह रहे हैं हरवर्धन शर्मा जी, इन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि आपको किसान सम्मान निधि और से लेकर ये सब चीज़ें, क्या आपको जो लेकर बीजेपी का एक वादा है, और वादा केवल कि अब तो दावा कर रहे हैं कि 2022 तक, तमाम भाषणों में एक ही जिक्र होता है 2022 तक किसान आय दोगुनी, और इनको तो बहुत क्रांतिकारी बता रहे हैं। ये क्या समस्या है फिर? देखिए, आप अभी हरवर्धन जी बोल रहे थे कि आंदोलन प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक तरीका है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो प्रत्येक जिले में 50-50 हजार 1-1 लाख के किसानों के महापंचायतें हो रही हैं, तो क्या वो बीजेपी जैसे
पार्टी की खरीदे हुए लोग हैं। जैसे बीजेपी खरीद करके सभाएं कराती है, तो क्या वो किसान खरीदा हुआ किसान जा रहा है किसान महापंचायतों में? शिव सिंह जी, उन्होंने तो जाकर बिल्कुल के क्लियर पहले कर उनसे- दिया साफ साफ। उन्होंने ये कह दिया, अभी आपने शायद उनकी बात को ध्यान जी। से नहीं सुन पाया। उन्होंने कह दिया कि जनता जी। जनार्दन होती है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा निर्णय जो होता है वो जनता का होता है। मतलब वो सीधे जान, उनका कहना यह कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं। उनका सीधा सा मतलब ये है। देखिए, ये तो साहब पांडे जी, ये तो पूरी तरह से तानाशाही है। अभी आपने समर्पण की बात कहा कि समर्पण कर दिया आपने, है ना? तो मैं तो ये कहूंगा कि आजादी आंदोलन का इतिहास जो है धैर्यवर्धन जी ने पढ़ा होगा। मैंने तो देखा नहीं, मैंने आजादी का इतिहास पढ़ा है। कैसे कैसे आंदोलन होते थे और कैसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कैसे आंदोलन हुए, ये आज हम इतिहास के पन्नों में पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के खिलाफ ये देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है और ये इतिहास लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। इसलिए जिस तरह से अब देश नहीं चाहता कि मोदी हुकूमत इस देश में राज्य करे, लेकिन आपके एक साथी तो मैं शिव सिंह जी धैर्य- चले गए। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, वो भी आपके साथ ही जी। धरना दे रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा का पहले वो भी हिस्सा थे। वो तो तमाम आरोप लगा कर गए कि राकेश टिकैत जी वो फंडिंग ले रहे हैं और विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, भानु गुट स्वयं सरकार बीजेपी से फंडिंग लेने लगा। बीजेपी यही तो की अगर है। आपसे अलग हो गया बीजेपी तो वो बीजेपी से फंडिंग लेने लगा। बीएम सिंह जी चले गए नहीं, और आज जो देखिए, मुजफ्फरनगर देखिए। में पंचायत हो रही है, राकेश टिकैत जी कर रहे हैं, ये सरकार के इशारे पर हो रही है। मैं पांडे जी, मैं आपको बता दूं, जी। जो गड़बड़ लोग होंगे इस आजादी के आंदोलन में, जो भी गड़बड़ लोग होंगे वो बिल्कुल अपना रास्ता बदल दें। यहाँ केवल साफ लोग रहेंगे और यह आजादी की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा इस देश के अंदर, जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब बिल तक के आपको किसान ये कानून घर बन वापसी चुका नहीं है। करेगा। कोई भी नेता चला जाए, लेकिन किसान अब इस हुकूमत को नहीं चाहता। वो बिल वापसी के बाद ही घर जाएगा, चाहे जो हस्र हो, चाहे जो उसको क्रांति करना पड़े, ठीक है, या संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना पड़े, आराम जो से भी लीजिए। करना होगा किसान करेगा। जी। ठीक है, कुंवर सिंह जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। धैर्यवर्धन जी आपके पास आऊंगा, पहले कुंवर जी से टेक लेता हूं। उनका साफ तौर पर ये कहना है बीजेपी का कि सबसे बड़ा मैंडेट जो है वो जनता का रहता है। चुनाव अगर वो जीत रहे हैं तो वो सब कुछ सही कर रहे हैं। और फिर ये बात तो आपके ऊपर इसलिए लागू हो जाती है कि आपने सब कुछ बढ़िया नहीं कर पाया था, इसलिए 10 साल बाद जनता ने आपको बदल दिया। आपसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है इनका, आपसे ज्यादा सीटें हैं, आपसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, इसका मतलब सब कुछ सही कर रही है। पवन जी, अभी इन कृषि कानूनों के आने के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, इनको खुद पता है इनकी कहाँ की सरकार है। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, जो सरेंडर के लिए कह रहे थे किसान को फंडिंग कोई और करता है। अभी मुद्रा पोर्ट पर, अडानी के एयरपोर्ट में पर 21,000 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई है। ये जरा इनके पार्टी के या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस पर स्टेटमेंट देंगे क्या? दूसरा, इन्होंने कहा किसान रास्ता रोक के बैठा है, तो इनसे जरा पूछिए बीजेपी के साथी से कि किसान ने अपना गड्ढा खुद खोद लिया, किसान ने ही कीले गड़वा दी, किसान ने ही पानी की बौछारें करा दी, किसानों ने ही तारबंदी कर ली और किसान ही बैठ गया। अरे शर्म करो यार। आप एक बार कहते हो कि हम आंदोलन के विरोध में नहीं हैं, और रोका किसने? हवाई फायर किसने किया? एक अधिकारी ने कहा करनाल में कि किसानों का सर फोड़ दीजिए। हिम्मत हो तो उस अधिकारी को सजा दे के बता दो। उसको बचाने में खट्टर साहब खच्चर हो गए, दुनिया ने देखा, और पूरी बीजेपी उसको बचाने में लगी हुई है। लेकिन कानून व्यवस्था की दुहाई देके इस तरीके की कार्रवाइयां तो आपने भी की ना कुंवर सिंह जी। इतिहास पूरा गवाह है, दुनिया जानती है कि किस तरीके से आपने तो करपात्री जी महाराज को भी नहीं बख्शा, और बाबा रामदेव जी के साथ रात के 12 बजे क्या कुछ हुआ। आपने तो यही दुहाई दी थी ना कि वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का माहौल, उस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे।
पवन जी, हमने गिरफ्तारी करी थी, हमने किसी का रास्ता नहीं रुकवाया, हमने कहीं वाटर कैनन नहीं चलवाए, हमने कीले नहीं गड़वाई। और कोरोना महामारी को ये जो कहते हैं ना कि क्या विषम परिस्थिति है, अगस्ता वेस्टलैंड बनाना जरूरी है 20,000 करोड़ का, 8,500 करोड़ का आपका एरोप्लेन खरीदना जरूरी है, पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ करना जरूरी है, 8.5 लाख करोड़ आपने राइट ऑफ कर दिया, और आप कोरोना महामारी में जिंदे अपनी जान गंवाई है। लेकिन कुंवर सिंह जी, फिर तो ये मिलीभगत नजर आ रही है, क्योंकि जो आप राइट ऑफ वगैरह की बात कर रहे हैं, तमाम आरोप ये लगते रहे कि उन लोगों को लोन दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस से फोन जाते थे। 2010 में बीजेपी ने बनाया था किसको राज्यसभा सांसद, आपको पता है, जो फरार हो गया, एक भी फरार। आपको आंकड़ा पवन जी मालूम कर लेना चाहिए, 2014 से 2021 तक 2200 लोग, 2200 पूंजीपति देश के फरार हुए हैं लोन लेके। आप वो आंकड़ा इनसे पूछ लीजिए। और अभी ये कह रहे थे, अरे सुन लीजिए पवन जी, अभी ये कह रहे थे कि हम किसानों के हितैषी हैं। जरा इनसे पूछ लीजिए कितने किसानों ने कि इनसे मांगा था कि ये बिल ला दीजिए, और ये आय दोगुनी की बात कर रहे हैं। 23 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं तो 5 पर ही क्यों खरीदते हैं, इनसे पूछ लीजिए। और इनसे पूछ लीजिए कि यदि सरकारी मंडी बनी है उसी पर आप प्राइवेट आदमी भेजकर खरीदवाओ ना, नई मंडी क्यों बना रहे हो जब सारा स्ट्रक्चर खड़ा है, तो उसी पर भेज दो क्यों। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां दलालों की कमी है, तो मेरा सीधा सा आरोप है कि दलाली आज बीजेपी की सरकार नहीं रह गई है, अब दलालों के सौजन्य से सरकार बनी है, वरना कृषि बिल आने से पहले अडानी के सैलो नहीं बन गए होते, एग्रीमेंट नहीं हो गया होता अडानी के। और एक चीज पवन जी, 2015 में जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का फोटो जियो के ब्रांड एम्बेसडर में लग गया था, इसीलिए आज विदेश पर लोगों ने कहा, और कमला हैरिस जी ने भी कहा कि लोकतंत्र बचाइए नरेंद्र मोदी जी। और ये जिनको तो अपने लोग आजादी के नहीं मिल रहे, किराए के लोग नाथूराम गोडसे और दीनदयाल उपाध्याय, इनके लोग, ठीक है, जवाब लेते हैं कुंवर सिंह जी। अंग्रेजों की दलाली करते थे, वो आज देश को आजाद कराने की बात करेंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं। हरबदन जी, तमाम आरोप उन्होंने लगाए। साथ ही एक चीज ये भी कि आप जो बात कर रहे हैं किसान कानून की, ठीक है, आपने कह दिया कि हाँ हमारी तो सरकारें बन रही हैं और हम तो इसी पैरामीटर से नापेंगे, लेकिन शायद कम से कम आत्मावलोकन करना चाहिए, नैतिक रूप से ये देखना चाहिए कि आप एक मंडी में तो टैक्स लग रहा है और दूसरी जगह टैक्स फ्री है, तो आप जान सकते हो, समझा आम एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि जहां पर टैक्स लगेगा वहां पर क्यों जाएगा व्यापारी, या फिर वहां पर किसान क्यों जाएगा, और जब वहां पर नहीं जाएगा ऑपरेशन तो धीरे धीरे वो मंडियां तो बंद हो ही जाएंगी ना सर। देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र ने आपके और आपके चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को भी सवालिया निशान में खड़े कर दिया, और ये तो आज धुआंधार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने पर उतारे हुए, भले हिट विकेट आउट हो जाए। अडानी के पोर्ट पे हेरोइन पकड़ी गई या नशीला पदार्थ पकड़ा गया, उसको भी किस प्रकार से कुप्रचारित कर रहे हैं। ऐसे कई पोर्ट कई लोगों के पास है, वह कानून व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था नार्कोटिक्स के लोग होते हैं या दूसरी एजेंसी के लोग होते हैं, वे अपना काम करते हैं। क्या विदेश के नागरिक नहीं पकड़े गए, इसलिए क्या विदेशी कनेक्शन, अफगानिस्तान का कनेक्शन सामने नहीं आया, क्या कुछ भी आप देश को बरगलाने पर उतारू है। इस हद तक आपको पीड़ा क्यों होती है? विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना। इस तरीके से जब आप विपक्ष में थे, आपका तो दौर याद करिए, आप तो आदर्श विपक्ष कहे जाते थे। बैलगाड़ी से लेकर तमाम स्मृति ईरानी जी की वो फोटो जो गैस सिलेंडर लेके अब वायरल हो रही हैं, वो वही चीजें थे ना जब जो काम आप कर रहे थे वही जब वो कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि लोकतंत्र में अधिकार है आंदोलन करना, आंदोलन से हमें तकलीफ नहीं है, पर कांग्रेस के लोग जिस निर्लज्जता के साथ जाकर के देश में कुछ भी बोलने लगे, इनका नकारा राष्ट्रीय नेतृत्व खुद तो बदहवासी का शिकार है ही। ये निचले स्तर के जो बड़े ऊर्जावान नेता कांग्रेस में हैं, प्रदेश में, जिलों में, मंडलों में, ये सब भी घोर अवसाद से ग्रसित हैं, क्योंकि इन्हें इनका कोई फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, वो बहन भाई की पार्टी अम्मा जी के पास बैठकर कुछ तो निर्णय करती है, ट्विटर पर कुछ तो भी लिख करके देश में नए प्रकार के हालात पैदा करने पर उतारू होते हैं, कभी कभी वो उपहास का पात्र भी बन जाते हैं। तो ये कांग्रेस की जद्दोजहद कर रहे हैं, ये नेता जानते हैं
ये बड़े पराक्रमी और परिश्रमी लोग हैं, पर इनको मार्गदर्शन ठीक से नहीं मिल रहा, इसलिए खुन्नस निकाल रहे हैं। और ये जो किसान आंदोलन है ना, उनके साथ जुड़ करके चाह रहे हैं कि इनके भी किसी जनाधार में वृद्धि हो जाए। अरे भैया, आपका अलग विषय, उनका अलग विषय। किसान आंदोलन में जो काम कर रहे हैं वो किसानों की बात कर रहे हैं, और मैंने जो कहा उसमें कतई अहंकार नहीं है, वो विनम्रता है। क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग किसान हैं, करोड़ों परिवार किसानी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने बैरोमीटर शब्द का प्रयोग किया है, नब्ज टटोलने की बात कही है। ठीक है। यदि हम कुछ गलत करेंगे तो वे करोड़ों लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। हमको ठिकाने लगा देंगे। तो क्या हमको इतनी सूझबूझ नहीं है? हम ऐसा कोई पाप कर सकते हैं, ऐसी गलती कर सकते हैं? ठीक है, जवाब लेते हैं। शिव सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाएंगे जिससे आप लोग नाराज हो जाएंगे? भारत तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है ना, किसानों की संख्या बहुत है, किसानी किसान है, भारत गांव ग्रामीणों का देश कहा जाता है, तो ऐसा कदम क्यों उठाएंगे, ये कह रहे हैं। पवन पांडे जी, यदि बीजेपी सरकार का ये आत्मघाती कदम नहीं होता तो आज विदेशों में हिंदुस्तान के किसानों के पक्ष में आंदोलन नहीं होते। अमेरिका में भी अभी व्हाइट हाउस के सामने किसानों ने, तमाम कई देशों में हिंदुस्तान के किसानों के पक्ष में विदेशों में प्रदर्शन हुआ। सर, विदेशों में कौन कर रहा था? आपने देखा, ग्रेटा थनबर्ग थी, मियां खलीफा थी। अब बताइए, मियां खलीफा का क्या मतलब है किसानी से? देखिए, किसानी रोटी जो खाता है, रोटी तो प्रधानमंत्री जी भी खाते हैं, और उसी रोटी से उनके रगों में खून दौड़ता है जी। और जो धैर्यवर्धन जी के भी रगों में उसी रोटी से खून दौड़ता है, जिस रोटी को किसान अन्नदाता पैदा करता है। बिल्कुल। मीडिया ने एक सवाल पूछा अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी से कि भारत में लगातार खबरें आ रही हैं कि लोकतंत्र को खतरा पैदा है, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे प्रधानमंत्री की घोर निंदा करता है जो प्रधानमंत्री। सर, ये तो उनको अपने गरेबान में पहले खुद झांक लेना चाहिए था कि सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ वहां पर। ट्रंप तो अपनी सत्ता हस्तांतरण नहीं कर पाए थे, वहां पर किस तरीके से कमांडो ने जाके जबरदस्ती उनसे सत्ता ली गई थी। लोकतंत्र की दुहाई ऐसे देश कर रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे को अपना सत्ता हस्तांतरण नहीं कर पाया। हमारे यहाँ आपने देखा 2014 में सत्ता चेंज हुई तो क्या कहीं कोई दिक्कत आई कि कांग्रेस ने कहा नहीं भाई हम नहीं देंगे, पहले ये होना चाहिए, पहले ये जो मैंडेट आया है ये खिलाफ है, ये फोर्जरी है, ऐसा कुछ कहा गया था ना? पांडे जी, आप भी मीडिया के प्रमुख हैं जी, और मीडिया देश का चौथा स्तंभ है जी। वो किसी भी सरकार की गुलाम नहीं होती। यदि किसी सरकार की गुलाम होती तो आज आप हमें डिबेट में बैठने के लिए नहीं बुलाते। नहीं, बिल्कुल। तो मीडिया ने ये बात उठाई है, मीडिया के पास पूरे देश दुनिया की खबरें रहती हैं, किस देश में क्या चल रहा है, किस देश की वही बता रहा हूँ फिलहाल वक्त इतनी ज्यादा दे रहा है, घड़ी इतनी ज्यादा दे रही है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, कुंवर सिंह जी, धैर्यवर्धन जी और शिव सिंह जी, एएनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि क्या अब जो बात भारत बंद होने से पहले ये महापंचायतें हो रही हैं जिस पर राकेश टिकैत ने आरोप लगा दिया है कि ये सरकार की प्रायोजित हैं, सरकार इनमें मदद कर रही है, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।